नमस्कार, स्वागत है आपका आज का बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, कौन से स्टॉक्स में एक्शन था और आज की अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मार्केट पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। दिन भर काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला बाजार में और एक समय ऐसा था जब हम हरे निशान में भी आए, हरे निशान में टिकने की भी कोशिश की, लेकिन फिर तरह से एक कमजोरी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग लाल निशान में हुई, करीब 168 अंक नीचे। वहीं निफ्टी हरे निशान में क्लोजिंग होने में कामयाब रहा, करीब 18 अंक ऊपर और 15,800 के लेवल्स के ऊपर ही की क्लोजिंग ही देखने को मिली। और सेंसेक्स में भी सपाट ही क्लोजिंग इस बार देखी गई है। और दिन भर किस तरह का कारोबार था बाजार में, ये भी समझ लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी, बताइए। बिल्कुल, तो बाजार में एक रेंज में कामकाज आज दिन भर देखने को मिला और ऑफ कोर्स इस रेंज को भी पॉजिटिव कहना चाहिए, क्योंकि बाजार में मंथली एक्सपायरी का हफ्ता चल रहा है और ऐसे में जहां पर एक्शन है या बाजार अपने लेवल्स को, इंडेक्सेस अपने लेवल्स को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी काबिले तारीफ है। निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स की अगर बात करें, दिन भर हमने वहां पर एक्शन जरूर देखा। बैंक निफ्टी एक समय लाल निशान के साथ ट्रेड भी कर रहा था, लेकिन मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी ज्यादा नजर आए। रिलायंस ने बाजार को एज यूजुअल संभालने का काम किया। इसके अलावा आईटीसी भी परफॉर्म कर रहा था। कुछ सरप्राइजिंग मूव्स हमने नाल्को, पारस डिफेंस जैसे स्टॉक्स में भी देखे, जहां पर हरे निशान के साथ मजबूती जरूर देखने को मिली। क्रूड का इंपैक्ट एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स में दिखा। आज दिन भर हरे निशान के साथ मजबूती जो है इन दोनों ही स्टॉक्स में काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। पुलर्स ऑफ कोर्स रिलायंस के ठीक पीछे ओएनजीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एलएनटी, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स थे जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। वहीं गिरावट कहां हावी हो रही थी? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स, कोटक बैंक, एशियन पेंट्स, टाइटन जैसे स्टॉक्स में लाल निशान के साथ बिकवारी हावी होती हुई दिखी। मिड कैप ऑटो की अगर बात करें, ऑफकोर्स ऑटोमोबाइल लगातार फोकस में ही, ऑटो में लगातार हम देख रहे हैं काफी एक्शन है, लेकिन मिड कैप की ऑटो कंपनियां, ऑटो एंसिलरी कंपनियां भी अब फोकस में आ चुकी हैं। हमने देखा फोर्स मोटर, जामना ऑटो, जेबीएम ऑटो, टीवीएस मोटर्स जैसे स्टॉक्स में अच्छी बढ़त के बीच कामकाज नजर आया। और क्लियरली सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को समझने की कोशिश करेंगे, मेटल, ऑटो, एनर्जी, आईटी जैसे स्पेसेस थे जहां पर एक्शन देखने को मिला। लेकिन सरप्राइजिंग है कि मेटल भी जो है वो अब तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जब क्लोजिंग हुई, एक रेंज में कामकाज करने के बाद बाजार हरे निशान में क्लोज होते हुए दिखे, जो कि कामयाबी की निशानी है। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और वॉलेटिलिटी बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। तो ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं एक रेंज बाउंड बाजार। बिल्कुल, तो एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ बाजार नजर आ रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी, ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू भी आपको सुनवा देते हैं। ऐसे में गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह का कहना है कि फिलहाल बाजार में बहुत अच्छी रिकवरी की उम्मीद कम है। निवेशकों को चुनिंदा शेयर और सेक्टरों में ही निवेश करने की राय दी जा रही है। लेवल्स पे स्टकअप है, तो इस लेवल्स पे आप पैनिक मत कीजिए, क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से जो 10 दिन पहले एक मिनी कैपिटुलेशन में चला गया था। मैं ये हमेशा कहता हूं कि जब बाजार टॉप आउट होता है तो देयर इज अ वाव फैक्टर, और जब बाजार बॉटम आउट होता है तो देयर इज अ हाउ फैक्टर कि ये कैसे हो गया। और आई थिंक 7 दिन पहले हमने जिस तरह के शेयरों के भाव देखे, जिस तरह का इंडेक्स लेवल्स देखा, आई थिंक पीपल हैड बेसिकली गिवन अप ऑन द मार्केट। ये एक टिपिकल कैपिटुलेशन थी। चार्ट्स पे अगर आप देखें, एकदम ओवरसोल्ड था और ब्रेथ के हिसाब से ओवरसोल्ड था और सेंटिमेंट तो ओवरसोल्ड था ही। सो जिस तरह की रिकवरी आई है, अच्छा लग रहा है। बट जब एक स्टॉर्म पास होता है तो उसके बाद कुछ आफ्टर शॉक्स आते हैं, तो मार्केट आपको बीच बीच में डराएगा। एक क्लीन वी शेप रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि काफी हेडविंड्स है और मार्केट अब एक बेस बिल्डिंग फेज में चला जाएगा। सो मेरा ये मानना है कि अगर आपने कुछ नहीं खरीदा है तो इस लेवल्स पे, इस डिप्स पे खरीदारी कीजिए, मगर मीडियम टर्म के हिसाब से। ये मत सोचिए कि अगले 7 दिन, 10 दिन या एक दिन में आप पैसा बनाएंगे, वो ये मार्केट आपको मौका नहीं देगा। बट अगर आपका थोड़ा सा मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो डेफिनेटली खरीदारी कीजिए। मुझे नहीं लग रहा है कि निफ्टी ज्यादा ऊपर जाएगा या ज्यादा नीचे जाएगा। अब एक ये रेंज में चला जाएगा, जैसे मैंने कहा, एक फाउंडेशन बनाएगा। और इस पीरियड में आपको स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक होना है। आपको उन सेक्टर्स में रहना है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जैसे ऑटो, जो हमें काफी अच्छा लगता है। आईटी आज डाउन है मगर हमें काफी अच्छा लगता है। मिड कैप और स्मॉल कैप मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने पिछले बार भी कहा था और मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, इंडेक्स को ज्यादा फोकस मत कीजिए। आई थिंक दैट विल गिव यू रिटर्न। सेक्टर्स की बात करें, आई थिंक ऑटो इंडेक्स ने जिस तरह का लीड लिया है, देखिए कोई भी सेक्टर जब खराब टाइम पे खराब नहीं रहता है
वो अच्छे टाइम पे भाग जाता है। आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड विद ऑटो इंडेक्स। अगर आप ऑटो स्टॉक्स देखें, जब निफ्टी 15,150 तक गया था तो ऑटो स्टॉक्स नहीं गिरे, वो साइडवेज हो गए थे। तो ये हम इनफैक्ट अपने सब्सक्राइबर्स को डेली बेसिस पे बता रहे थे पिछले 15-20 दिनों से, और लग रहा है कि ऑटो इंडेक्स 12,000 का जो उसका लाइफ टाइम हाई है वो क्लियर कर जाएगा, और एक बार वो होता है तो 13,200 से 13,500 तक जा सकता है। तो मुझे ऑटो तो काफी अच्छा लग रहा है, एंड दिस विल बी फॉलोड बाय मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। ये आपके लिए हो सकता है एक सरप्राइज हो या आपके व्यूअर्स के लिए सरप्राइज हो, पर मुझे लग रहा है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बॉटम बन गई है। अगर निफ्टी नई लो जाती भी है तो आई थिंक मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स यहाँ से अच्छा करेंगे। वहां पर स्टॉक पिकिंग कीजिए, वहां पर बास्केट बाइंग कीजिए, एक दो स्टॉक मत लीजिए, बास्केट ऑफ क्वालिटी 20, 30, 40 स्टॉक्स लीजिए किसी भी तरीके से। आई थिंक दैट विल रिवॉर्ड यू ओवर द मीडियम टर्म। सो ऑटो, मिड कैप, स्मॉल कैप, रियल एस्टेट एंड आईटी, ये हमारे अभी 5 फेवरेट सेक्टर्स है, और इसमें कमिटमेंट बना के चलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे गौतम शाह मार्केट पर अपनी राय देते हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप भी इन्हें अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर भी आप नजर रख सकते हैं। चलिए अब कुछ और भी खबरों पर रुक करते हैं, और आज एक और स्टॉक फोकस में था एनएमडीसी। एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट के डिमर्जर को लेकर आज बैठक होने वाली है, और डिमर्जर के बाद सरकार प्लांट की बिक्री के लिए बोलियां भी मंगवाएंगी। आज शेयर धारक कॉर्पोरेटर्स के साथ बैठक होगी, देखना होगा आउटकम में क्या निकल कर आता है। लेकिन एक बार डिटेल समझ लेते हैं, और आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी के साथ। आशीषा बताइए। जी हाँ, तो जैसा कि आपने बताया, शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की आज मीटिंग होगी। उनको अपना स्टील प्लांट डीमर्ज करना है। याद रखें, मीटिंग 7 जून शेड्यूल की गई थी, लेकिन कोरम ना होने के कारण मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा था। डीमर्जर के बाद की बात करें तो कंपनी अभी के लिए स्टील प्लांट डीमर्ज करेगा, और उसके बाद गवर्नमेंट का जो होल्डिंग है इसमें, उसके ज़रिए गवर्नमेंट अपना शेयर होल्डिंग बाहर के लोगों को स्टील प्लांट का बेच देगा। प्लांट की बात करें तो अराउंड 3 मिलियन टन की कैपेसिटी है, और कंपनी का मानना है कि ये कैपेसिटी आगे जाते हुए बढ़ सकती है। कंपनी ने ऑलरेडी 20,200 करोड़ का केपेक्स इनकर कर दिया है मई तक, और मई से सितंबर तक अराउंड 2,000 करोड़ का और केपेक्स कंपनी इनकर करेगा, जिसका टोटल मिलाकर 22,000 करोड़ का केपेक्स कंपनी ने इनकर किया है। इस पर्टिकुलर प्लांट के कमीशनिंग की बात करें तो कंपनी ने हमारे साथ जो लास्ट इंटरेक्शन किया था उसमें कहा था कि सितंबर तक, यानी Q2 के एंड तक ये प्लांट कमीशन हो जाएगा। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी के टोटल इक्विटी वैल्यू अराउंड 32,000 करोड़ के आसपास है, और इस स्टील डीमर्ज्ड प्लांट को बेचने से कंपनी अराउंड 8,500 से 9,000 करोड़ तक कंपनी को मिल सकते हैं। बैंकर्स का मानना है कि अराउंड $4 बिलियन कंपनी को मिलेंगे ये स्टील प्लांट बेचने से। और इस स्टील प्लांट के लिए कौन से बायर्स है उसकी भी बात कर लेते हैं। JSPL और JSW स्टील रिपोर्ट्स का मानना है कि JSW स्टील और JSPL इस पर्टिकुलर प्लांट के लिए बिड करेंगे, और न्यू एंट्रेंस जो स्टील इंडस्ट्री में आए हैं, वेदांता और अदानी ग्रुप, इन दोनों ये दो कंपनियां भी शायद इस पर्टिकुलर स्टील प्लांट के लिए बिड कर सकती है। सो अभी के लिए आज मीटिंग होगी डीमर्ज करने के लिए, और उसके बाद गवर्नमेंट ये स्टील प्लांट को बाहर के ओनर्स को बेच देगी। बिल्कुल। तो ये थी एनएमडीसी से जुड़ी खबर, और आज सपाट क्लोजिंग ही एनएमडीसी के शेयर में देखने को मिली है। आज एक और कंपनी फोकस में थी, और वो है IEX। करीब 4-4.5% की कमजोरी वहां पर भी देखने को मिली, और सिर्फ आज से ही नहीं, पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है ये भी समझ लेते हैं, और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। सौमित बताइए। पहले तो अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। BSE, ICICI और PTC मिलके एक थर्ड पावर एक्सचेंज लॉन्च कर रही है, जो कभी भी शुरू हो सकती है। इस कारण क्या है कि जो वॉल्यूम्स और टैरिफ पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऊपर से PTC के अच्छे रिलेशंस है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ, जिसकी वजह से वो ये रिलेशनशिप को लेवरेज कर सकती है, सो दैट वॉल्यूम्स जो है वो ये नए एक्सचेंज की तरफ आ सकती है। और इसी कारण जो IEX का मोनोपोली स्टेटस है अभी भी, वो निकल जा सकता है। अब टैरिफ और वॉल्यूम्स पे इसका इम्पैक्ट आएगा। अब टैरिफ्स की अगर हम बात करें तो कंपटीशन के अलावा भी अगर हम देखेंगे तो जो करंट प्राइजेस कंपनी चार्ज कर रही है वो काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से कंपनीज की जो प्रॉफिट्स है वो बाकी कंपनी से अगर आप कंपेयर करेंगे पावर इंडस्ट्री में, उसके सामने काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 50% से ज़्यादा है, जबकि बाकी पावर इंडस्ट्री में जो कंपनीज है वो प्रॉफिट कमाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके जैसे एक एक्सपेक्टेशन हो गया है कि एक रेगुलेटरी प्रेशर आ सकता है टैरिफ पे, तो ये दूसरा कारण है। तीसरा
वॉल्यूम्स में अगर हम देखेंगे तो कंपटीशन के अलावा तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है ग्रोथ के लिए वो ये है कि 25 ईयर लॉन्ग पावर परचेज अग्रीमेंट्स होते हैं और 90% ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ये 25 ईयर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाते हैं। उसके वजह से जो एड्रेसेबल मार्केट होता है किसी भी कंपनी के लिए वो कम हो जाता है, तो ग्रोथ के ऑप्शंस भी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के लिए कम हो जाते हैं। तो ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से हमें ये डाउनफॉल दिख रहा है IEX में। बट एक पॉजिटिव रीज़न भी आया है और वो ये है कि CERC की जो लेटेस्ट ऑर्डर है वो उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी अब IEX के एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो सकते हैं। पहले सिर्फ 11 दिन के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते थे, बट अब 3 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो सकते हैं। और मैनेजमेंट के हिसाब से इसकी वजह से वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं आगे जाके। बड़ी देखने वाली बात होगी कि वॉल्यूम्स एक्चुअल में बढ़ते हैं या कंपटीशन की वजह से वो डिवाइड हो जाते हैं ओवर एक्सचेंजेस। तो ये देखने वाली बात होगी कि कंपटीशन का क्या इम्पैक्ट आता है कंपनी पे। फिलहाल तो अगर आप देखेंगे तो 5% इसे ट्रेड कर रहा है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आज के ट्रेड में। बिल्कुल, तो ये थी IEX में गिरावट की वजह। और पिछले अगर हम 1 महीने में ही देखें तो 13% की गिरावट IEX के स्टॉक में देखने को मिली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त है बुल वर्सेस बेयर का। और आज हमारा फोकस है टेक्सटाइल सेक्टर पर। इस सेक्टर के लिए तेज़ी के ट्रिगर क्या हैं और मंदी की क्या वजह है, ये सब समझ लेते हैं। हमारे साथ विनी और शरद जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। बताइए। तो पहले बात करते हैं तो ओवरऑल जो बुल्स के सिनारियो है वहाँ पे उसकी बात करें तो एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है। यहाँ पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स बढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, UAE के साथ। और इंडिया के लिए देखें तो ओवरऑल जो है यूकेस के साथ भी जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है वो भी बढ़ रहा है, वो उनकी बातचीत भी चल रही है। तो ये शॉर्टली एक पॉजिटिव साइन रहेगा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। शरद जी बिल्कुल, लेकिन जो मैं एक चीज़ पॉइंट करना चाहता हूँ, आपके जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी मंदी ज़रूर देखने मिल सकती है। हाल ही में जो है टैक्स रिबेट्स में चेंजेस आए और उसके कारण लगभग 1200 करोड़ का आंकड़ा जो है उसमें जो इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर स्टॉक्स ले लीजिए KPR मिल्स, अरविंद, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इनमें जो है एक नेगेटिव जो है इंप्रेशन पड़ सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स है लगभग 36% टोटल एक्सपोर्ट्स आपके टेक्सटाइल सेक्टर में होल्ड करता है। तो मुझे तो लगता है यहाँ पे मंदी हो सकती है इस पॉइंट से। पर भूलिए मत, जो चाइना +1 स्ट्रैटेजी की हम लोग बात कर रहे हैं, ग्लोबल डिमांड की बात कर रहे हैं, वो शिफ्ट हो रहा है चाइना से इंडिया में। और स्पेशली इंक्रीज हो चुका है वो शिफ्ट, क्योंकि चाइना में जो कॉटन की थी बैन हो चुकी थी ज़ीशिंग रीजन में, उसकी वजह से शिफ्ट बढ़ चुका था और वो पॉजिटिव फैक्टर बनता है इंडिया के लिए। यस, कंपटीशन है बांग्लादेश से, वियतनाम से, पर इंडिया को भी इससे पॉजिटिव मिलता है। और चाइना +1 स्ट्रैटेजी की बात तो हम करते ही आए हैं, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मिड टर्म लॉन्ग टर्म व्यू से। लेकिन विन्नी, महंगाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और यहाँ पे देख सकते हैं कि कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग होती है, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है, वो ज़रूर थोड़ी इम्पैक्ट पड़ी है। अब इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका है और इसके कारण स्पेंडिंग में भी इम्पैक्ट पड़ा। अब याद रखिए फेस्टिव सीजन तो अब खत्म हो चुका है। तो अभी जो अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो अभी शॉपिंग आप कर रहे हैं कि ईयर एंड डिस्काउंट्स पे फोकस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं इस पे? मैं शॉपिंग तो कर रही हूँ, इसीलिए ही मैं बुल हूँ, क्योंकि शॉपिंग तो जारी है मेरी। और इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई की बात करें, तो अभी जो डोमेस्टिक प्राइसेस है वो थोड़े कूल ऑफ हो चुके हैं। कॉटन के प्राइसेस है तो ये तो थोड़ी सपोर्ट करेगा। और एनालिस्ट फर्दर एक्सपेक्ट करिए कि कॉटन प्राइसेस भी थोड़ी कूल ऑफ होगी, गुड मॉनसून आएगा तो उसकी वजह से थोड़ा बेटर होगा प्राइसिंग कॉटन का, और ये श्योरली बेनिफिट करेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी। ये बात तो सही है, लेकिन खर्च जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। और अभी जो है खर्च के बारे में बात करें, 8-9 क्वार्टर से टेलीकॉम स्टॉक्स में जो उनके मार्जिन्स में दबाव देखने मिले, अब हटा देते हैं कॉटन प्राइसेस को थोड़ा देर के लिए। अब रखते हैं लेबर कॉस्ट, वेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इनमें जो अभी भी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इन्फ्लेशन देखें तो 40 साल की जो है हाईएस्ट लेवल्स पे यूके और यूएस में देखने मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो है और ज़्यादा प्रेशर देखने मिल सकता है? बात करें, यस वो बढ़ तो रहे हैं कॉस्ट, पर ये नियर टर्म चैलेंजेस है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनीज की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, कंफर्टेबल लिक्विडिटी पोजीशंस है मोस्ट टेक्सटाइल कंपनीज की। क्वालिटी टेक्सटाइल कंपनी की बात करें तो उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू उनका तो काफ़ी पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन एक सप्लाई मिसमैच होता है डिमांड के साथ। एक होता है डिमांड, एक होता है सप्लाई। अब हम डिमांड में देख रहे हैं कि आपके ओवरऑल जो है थोड़ी सी कम देखने मिल रही है। ऑफकोर्स रिसेशन का भी एक प्रॉब्लम है, वो आ सकता है, उसके कारण आपके ग्लोबल कॉटन प्राइसेस में भी जो है गिरावट देखने मिल रहा है। तो ये जो डिमांड सप्लाई की मिसमैच है, स्पेशली आप देख सकते हैं कि मिल्स भी हैं, उनके भी कंजम्पशन जो है थोड़ी चेंजेस हुई हैं अक्टूबर में। तो ये मिसमैच भी जो है एक टाइप से मंदी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह सकता है। वो है, बट
बात भूलिए नहीं कि गवर्नमेंट भी पुश कर रहा है पीएलआई स्कीम्स, टेक्सटाइल पीएलआई स्कीम्स। पीयूष गोयल ने रिसेंटली कमेंट्री दी थी एक और पीएलआई स्कीम आने की टेक्सटाइल में, तो ये तो श्योरली पॉजिटिव ही रहेगा। और वो एक्सपेक्ट करे कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो होगी, नेक्स्ट 5 ईयर्स में 20 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो ये ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो पुश कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो ये तो श्योरली एक पॉजिटिव फैक्टर ही रहेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आगे जाते हुए। लेकिन एक आखिरी पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़रूर जो है प्राइसेस में जो है बहुत चेंजेस आए हैं। डोमेस्टिक प्राइसेस जो है उतने वायबल नहीं है, उसके कारण प्रोडक्शन कट्स हो रहे हैं। आप गुजरात चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, ऑलमोस्ट 45% यूनिट्स की प्रोडक्शंस बंद है, दुकान जो है आपके कारखाना बंद है। तो अभी भी जो है वायबल नहीं हुआ है अगर आप एमएसएमई वे से देखें तो इसके कारण जो है ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट आउटलुक ज़रूर अच्छा रहेगा ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस पे अभी भी जो है एक बेरिश सेंटिमेंट ज़रूर है। एब्सोल्युटली, और उससे शॉर्ट टर्म बेरिशनेस, लॉन्ग टर्म बुलिशनेस, ये तो हमारी राय है, पर आगे जाते देखेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद और अविनी आपका टेक्सटाइल सेक्टर में तेज़ी और मंदी के तर्क बताने के लिए। हालांकि हम देख सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर में भले गिरावट दिख रही है अभी हाल फिलहाल में, ग्लोबल फैक्टर्स का असर है, लेकिन दोनों साइड के फैक्टर्स यहाँ पर प्ले कर रहे हैं और सरकार का भी फोकस इस सेक्टर पर लगातार बना हुआ है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक अहम इवेंट की तरफ ले चलते हैं। महिंद्रा ने नई स्कॉर्पियो लॉन्च की है और कैसी है ये नई एसयूवी और इसके नए फीचर्स कितने दमदार हैं, ये सब समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी सृष्टि ने ऑटो कार की एग्जीक्यूटिव एडिटर रेणुका कृपलानी से बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं उनका क्या कहना था। हमने पहले भी देखा हुआ है कि XUV 700 के साथ महिंद्रा ने काफ़ी वाइड रेंज की थी प्राइसिंग की। वो भी काफ़ी वाइड रेंज मार्केट में compete कर रही थी, छोटे SUV से लेके लार्ज SUV तक। आई थिंक सिमिलर पोजीशनिंग उन्होंने दिया है यहाँ पर। वो चाहते हैं कि सबका शेयर में से वो थोड़ा थोड़ा ले ले। आई थिंक कुशाक से लेके फॉर्च्यूनर तक आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा इनके लॉन्च पे कि उन्होंने कंपैरिजन दी थी कि इस गाड़ी से और उस गाड़ी से उनके फीचर्स कितने ज़्यादा हैं। तो वो चाह रहे हैं कि बाकी सब मैन्युफैक्चरर्स के SUV का शेयर वो थोड़ा ले ले, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ द एम ऑफ महिंद्रा। ओके, पर हम महिंद्रा की गाड़ियों की जब बात करते हैं तो इस बार बहुत सारे टेक के फीचर्स आए हैं और जैसा कि आप प्राइसिंग भी बता रही थी, बट इस प्राइसिंग पे हम देखते हैं कि महिंद्रा की ढेर सारी गाड़ियों की लंबी वेटिंग लिस्ट होती है। क्या आपकी स्कॉर्पियो एन से भी वही उम्मीदें हैं? आई थिंक महिंद्रा ने सीखी होगी उनके XUV 700 और थार की लंबी वेटिंग लिस्ट से, और इस बार जैसे कि आपने सुना ये प्राइसिंग जो है सिर्फ पहले 25,000 गाड़ी के लिए है, तो वो तो उन्होंने तैयार रखी होगी और वो कह रहे हैं कि फेस्टिव सीज़न यानी दिवाली के टाइम वो लोग डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। तो जो पहले 25,000 कस्टमर्स है वो तो गाड़ियाँ उनको ज़रूर तो मिलेगी। आई थिंक ये जो सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम है वो जैसे साल ख़त्म होता है वो ईज़ भी हो जाएगा थोड़ा, और महिंद्रा ने हमको बोला है कि 6,000 पर मंथ कैपेसिटी है स्कॉर्पियो की प्रोडक्शन की, तो होपफुली इस टाइम इतने ज़्यादा वेटिंग लिस्ट नहीं होंगे। बाकी रहती है डिमांड की, वो देखना पड़ेगा। तो 6,000 गाड़ियाँ पर महीने महिंद्रा तो बना देगा, पर ये स्कॉर्पियो को लेके काफ़ी एक्साइटमेंट भी था और साथ ही जो कंपेटिटिव प्राइसिंग आई है। पर इसके अलावा हम देखें तो महिंद्रा SUV मार्केट में अपनी लीडरशिप ले रहा है और हाल फिलहाल उसने, आप इसकी स्कॉर्पियो ले लीजिए और XUV 700 वो भी मार्केट में रहेंगी। क्या इस गाड़ी के आने से आपको लगता है कि उनकी सेल्स पे कुछ असर पड़ेगा, लोग नए स्कॉर्पियो की तरफ जाएंगे? ये एक्चुअली ये गाड़ी जो है जूने स्कॉर्पियो से तो काफ़ी डिफरेंट है, आपने भी देखा होगा, बहुत आगे गया है। तो वो एक अलग गाड़ी है, वो शायद ज़्यादा रूरल मार्केट्स में रहेगी। ये Tier 1, Tier 2, Tier 3 इसमें ज़्यादा ये प्रेडोमिनेंस लेगा और ये बहुत मॉडर्न है उसके कंपैरिजन में। तो वो जूना स्कॉर्पियो, ये स्कॉर्पियो, और XUV 700 के साथ भी इसका कंपैरिजन थोड़ा अलग है। वो एक मोनोकॉक है, ये लैडर फ्रेम है, वो ज़्यादा सिटी यूज़ के लिए है। आई थिंक ये टफ रगेड आउटडोर्स के लिए है। तो वो डिफ्रेंसिएशन, वो अलग पोजीशनिंग महिंद्रा ने रखी है ये दोनों गाड़ी में। आई थिंक बाकी जैसे कि मैंने कहा उनके साथ थोड़ा तो कैनिबलाइजेशन होगा उनका XUV 700 से। जो लोग आएंगे स्पेशली टॉप एंड लेने, वो कहेंगे कि उसमें ज़्यादा फीचर्स है, हम वो क्यों नहीं ले ले, तो वो थोड़ा तो होगा, पर आई थिंक ज़्यादा होगा दूसरे मैन्युफैक्चरर से जो महिंद्रा चाहती है।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।